हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दृष्टि पब्लिकेशन की एनसीईआरटी एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। इसके पहले वीडियो में हमने एनसीईआरटी एमसीक्यू के तहत क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी की एमसीक्यू को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक डिस्कस किया था। आज उसे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का जो चैप्टर होंगे वह बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं से संबंधित है। चैप्टर नंबर 7 भू आकृतियां एवं उसके विकास और चैप्टर नंबर 8 वायुमंडल की संरचना। ये तीनों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतिवर्ष यहाँ से बीपीएससी तथा अदर स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर हो लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। क्लास 11th की जब हमने चैप्टर लिस्ट डिस्कस किया था, बुक लिस्ट, तो हमने आपको सिर्फ बताया था कि क्लास 11th की एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ें। ठीक है, उसका एमसीक्यू मैं डिस्कस कर रहा हूं और उसका बुक जो है ओरिजिनल टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ें। क्लास 6 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है इसे बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन क्षेत्रों का भराव बहिर्जनित बलों के द्वारा होता है। दूसरा है, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर कम होना तल संतुलन या ग्रेडेशन कहलाता है। तीसरा है, भू आकृतियों का निर्माण अंतर्जनित बलों के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। देखिए, अगर आप पृथ्वी की संरचना के आधार पर देखेंगे तो पृथ्वी की संरचना के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आंतरिक गतिविधियों के आधार पर अंतर्जनित बल और दूसरा बाह्य गतिविधियों के आधार पर बहिर्जनित बल। ठीक है, तो भू आकृतियों का निर्माण जो है अंतर्जनित बलों के आधार पर होता है। कैसे? तो अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक क्रियाएं संपन्न हो रही है, उसके कारण अगर भूकंप आता है तो क्या होगा, नई नई संरचनाओं का निर्माण होगा। तो भू आकृतियों का निर्माण अंतर्जनित बल के द्वारा होता है। स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर देखिएगा, तो उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन क्षेत्रों का भराव बहिर्जनित बलों के कारण होता है। यानी कि पृथ्वी पर बाह्य क्रियाएं जो घटित होती है, जैसे वायु का चलना, जैसे बाह्य क्रियाएं जो घटित होगी, उसके कारण क्या होगा कि जो भू आकृतियां हैं उसमें डिग्रेडेशन आती चली जाएगी। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और इसका तीसरा स्टेटमेंट भी आप देखेंगे तो सही है। तो कौन सा कथन सही है अगर चूज करना हो तो इनमें से तीनों कथन सही है और यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर उत्पन्न होने वाले बलों से संबंधित है। ठीक है, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की ओर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भू आकृतिक प्रक्रियाओं को सही तरीके से परिभाषित करता है? अभी हमने बता दिया भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है। हमने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना के कारण, भौतिक दबाव के कारण जो भूतल में परिवर्तन आएगा, भूतल की नई संरचनाओं का जो निर्माण होगा वह कहलाएगा भू आकृतिक प्रक्रिया। ठीक है, तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आप लोग, हमने अभी बताया कि 2 प्रकार की पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के आधार पर बल होते हैं, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, इन दोनों के कारण पृथ्वी की संरचना में, भूतल में जो परिवर्तन आएगा, चाहे वह आंतरिक बल हो या फिर बाह्य बल हो, दबाव के कारण जो भूतल में परिवर्तन आएगा उसे ही भू आकृतिक प्रक्रिया, प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग एक बार बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद सारे एमसीक्यू को बार बार सॉल्व करेंगे। जितना बार एमसीक्यू को आप लोग सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगी। ठीक है, अगला है कथन ए, जल, हिम तथा वायु को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। अभी हमने बताया भू आकृतिक कारक का मतलब क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य बल के कारण जो भी भूतल में, भू संरचना में परिवर्तन होगा उसे क्या कहा जाता है, भू आकृतिक कारक कहा जाता है। तो आप लोग बताइए, जल के कारण और वायु के कारण, हिम के कारण क्या भूतल में परिवर्तन होगा? तो बिल्कुल होगा। जल के कारण आप जानते हैं कि नदियों के द्वारा जिस प्रकार से जल का बहाव किया जाता है, तो मृदा एक जगह
जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। तो भूतल में तो परिवर्तन ही हो रहा है ना, जहां पर मृदा जा रही है वहां पर नई नई संरचनाओं का निर्माण लंबे समय के बाद हो सकता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और है जल, हिम तथा वायु धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल बताया कि नदियों के द्वारा जल का बहाव, जल का परिवहन ही तो है, तो बिल्कुल सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की स्पष्ट व्याख्या कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला आइए चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ओबली प्रक्रियाएं पटल विरूपण में सम्मिलित हैं? ठीक है, देखिए पटल विरूपण का क्या मतलब होता है। पटल विरूपण का मतलब होता है वैसी प्रक्रिया जो भूपरपट्टी का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ बताइए 3 में से कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भूपटपट्टी का निर्माण करेगी। ठीक है, तो तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत का निर्माण होगा, बिल्कुल सही है। धरातल के बड़े भाग का उत्थापन, यह भी सही है। और परपट्टी प्लेट का क्षैतिज संचलन, यह भी सही है। ठीक है, तो पटल विरूपण, देखिए कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं ज्योग्राफी में या फिर साइंस में जो आपको मतलब कि जो वर्ड होते हैं वह उसे डिफाइन करना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए या तो आप इंग्लिश वर्ड का यूज करें या फिर आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो कोई ऐसा वर्ड आए तो तुरंत आप गूगल में सर्च करिए और अपने नोटबुक में उसे लिख लीजिए ताकि हमेशा के लिए आपको वह याद हो जाए। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला 5वां नंबर प्रश्न है बहिर्जनित प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यानी बहिर्जनित प्रक्रिया यानी कि पृथ्वी के बाहर जो भी प्रक्रियाएं घटित होगी उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार करना है। ऑप्शन 1, बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा केवल सूर्य के द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से प्राप्त करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में केवल वर्ड यूज किया हुआ है। आप याद करिए जब मैं पिछली बार एनसीईआरटी एमसीक्यू को डिस्कस किया था तो वहाँ हमने बताया था, देखिए अगर आपने हमारा प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 से 5 तक का एमसीक्यू नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी एमसीक्यू एक बना हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एमसीक्यू एनसीईआरटी का अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर किसी स्टेटमेंट में केवल वर्ड यूज किया हुआ हो तो वह स्टेटमेंट प्रायः गलत होता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का एक बहुत बेहतर तरीका है। आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस हर जगह देखेंगे कि ऑलमोस्ट प्रश्न में ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर के आधार पर भी इसे सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। स्वाभाविक है कि अलग अलग जलवायु प्रदेशों में स्थितियां अलग अलग होती है, तो वहां पर जो बाह्य कारक होते हैं उसके आधार पर नवीन जो भू आकृतिक संरचनाएं अलग अलग होंगी। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, यानी कि 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो देखिए जो भूमिगत गुफा है तो भूमिगत गुफा का निर्माण रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए अपक्षय प्रक्रिया अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो अपक्षय प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला जो होता है वह रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बताया भूमिगत गुफाओं का निर्माण। ठीक है, दूसरा जो होता है वह भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया होती है और तीसरा जो होता है वह जैविक अपक्षय की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अपक्षय प्रक्रिया 3 प्रकार के, रासायनिक, भौतिक एवं जैविक, और भूमिगत गुफाओं का निर्माण रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया का बेहतर उदाहरण है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। अगला आइए 7वां नंबर प्रश्न, जल योजन हाइड्रेशन। जल योजन का मतलब होता है जल का रासायनिक योग, जल योजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जल का रासायनिक योग जल योजन के नाम से जाना जाता है। तो जल योजन हाइड्रेशन जो कि एक रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है जल योजन की प्रक्रिया सैलों के विघटन में सहायता करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है
यह प्रक्रिया खनिजों के भौतिक अपक्षय में भी सहायता करती है, यह भी सही है। तो जलयोजन के बारे में दोनों सही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है इसे आपको बताना है। पहला, अपक्षय में ऑक्सीकरण ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिज एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग है। देखिए यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है कि जहां भी ऑक्सीकरण आएगा, ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। तो अपक्षय में ऑक्सीकरण ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से सेलों का विखंडन होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, जब ऑक्सीकृत खनिज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय होगा तो इसे न्यूनीकरण कहते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला नंबर स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है इसका कारण हमने बता दिया। तो 2 और 3 सही है, यानी कि 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य है इसे बताना है। पहला है, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होती है, बिल्कुल यह स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इस अपक्षय प्रक्रिया के कारण सेलों को बड़ी मात्रा में हानि पहुंचती है, यह भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा सी। अगला आइए 10वां नंबर प्रश्न, अपसल्कन गुंबद का निर्माण किस प्रकार की भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के कारण होता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट यही स्टेटमेंट उठाकर दिया हुआ है। आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपका इजीली सही हो जाएगा। ठीक है, अपसल्कन गुंबद का जो निर्माण होता है वह भार विहीनता एवं विस्तारण के कारण होता है। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे, एनसीईआरटी 2 बार 3 बार जितना बार हो सके आप लोग जरूर पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पर आप लोग डिपेंड रहें, वही बेहतर होगा। अगला है, लवण अपक्षय साल्ट विदरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लवण अपक्षय के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है इसे आपको बताना है। पहला, यह प्रक्रिया तापीय क्रिया जल योजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण संभव है, बिल्कुल सही है। दूसरा, रेगिस्तानों में उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में सहायक होता है, यह भी सही है। रेगिस्तान में हाई टेम्परेचर जो होता है उसके कारण लवण जो होती है वह उसका विस्तार जो काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों यहाँ पर सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है, अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अपक्षय के कारण आप जानते हैं ना, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल दिया था कि नदी के कारण अगर जल प्रवाहित हो रही है तो नदी का धार होता है, मान लेते हैं कि यहाँ से जल प्रवाहित हो रही है नदी का, और यह नदी का मेन किनारा है, तो यहाँ से क्या होगा, मिट्टी का अपक्षय होता चला जाएगा। तो इसके कारण आगे जाकर कहीं ना कहीं यह एक संरचना का निर्माण करेगा और वहीं पर मृदा का निर्माण होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे हवाओं के द्वारा भी आप देखेंगे। ठीक है, तो अपक्षय की प्रक्रिया जो होती है मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप मान लेते हैं कि कोई चट्टान वगैरह है, ठीक है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े डिवाइड होंगे, तो वह भी आगे जाकर लंबे समय के पश्चात क्या होता है, मृदा निर्माण का कारक बनता है, तो यह भी सही है। दूसरा, अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सी। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। अगला आइए 13 नंबर प्रश्न की ओर। बृहद संचलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। बृहद संचलन के बारे में निम्न में से कौन सही है। अगर इसका इंग्लिश वर्ड आप देखेंगे तो बृहद संचलन का मास मूवमेंट, बड़े स्तर पर संचलन बृहद संचलन होता है। ठीक है, इसके बारे में निम्न कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सही है इसे बताना है। ठीक है, इसके अंतर्गत सेलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थानांतरित होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है,
अपक्षय की प्रक्रिया बृहद संचलन को बढ़ावा देती है, यह भी कथन सही है। तो कौन से कथन सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है मलवा अवधाव। देखिए मलवा अवधाव है, इसे हिम अवधाव भी कहा जाता है, दोनों लगभग समानार्थी है। ठीक है, तो मलवा अवधाव या हिम अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। हिम अवधाव का मतलब होता है एक संकरी पट्टी के रूप में पर्वत से हिम का नीचे गिरना। ठीक है, तो यह निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। भूस्खलन देखिए गलत है, भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का अस्खलित हो जाना। ठीक है, तो यह नहीं होगा। अपर्दन यह भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीव्र प्रवाही बृहद संचलन। जो मलवा अवधाव या हिम अवधाव है या फिर पर्वतों की ऊंची चोटियों से एक संकरी पट्टी के रूप में हिम का नीचे की ओर आना तीव्र प्रवाही बृहद संचलन का उदाहरण है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला आइए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कथन ए और कथन आर में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। कथन ए, हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्रायः मलवा अवधाव एवं भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती है। बिल्कुल सही है। हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र आप देखेंगे तो चूंकि बर्फ तो वहां पर गिरेगी ही, तो जो ये वाला है मलवा अवधाव की प्रक्रिया जिसे अभी हमने हिम अवधाव के रूप में समझाया वह तो बिल्कुल होगा। उन सभी क्षेत्रों में जहां पर बर्फ पाई जाती है हिम अवधाव की प्रक्रिया वहां पर घटित होगी। दूसरा, भूस्खलन की घटनाएं भी वहां पर घटती है। आप उत्तराखंड का आप एग्जाम्पल देखिए, उत्तराखंड में कितने आपने कई बार न्यूज में सुना होगा भूस्खलन की घटनाएं वहां पर घट रही है। कारण क्या है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर और कई सारी ऐसी अवसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिसके कारण वहां की जो संरचना है उससे छेड़छाड़ हो रही है। तो भूस्खलन की घटनाएं और मलबा अवधाव की घटनाएं हिमालय पर्वत श्रृंखला में बिल्कुल देखने को मिलती है। कथन ए सही है। और हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे और पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिकी दृष्टि से अधिक अस्थायी हैं तथा बहुत सरल शैलों से निर्मित है। यह गलत है। अब देखेंगे कि हिमालय की तुलना में जो पश्चिमी घाट की संरचना है वह विवर्तनिकी दृष्टि से अधिक अस्थायी है। तो आर गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला ये 16 नंबर प्रश्न, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है इसे बताना है। मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, मृदा में जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है यदि मृदा बहुत ज़्यादा शुष्क या ठंडी हो। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृतियों एवं वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती रहती है। तो स्वाभाविक है कि मृदा निर्माण, आप देखेंगे एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि मृदा निर्माण के कई सारे कारक हैं। ठीक है, उनमें वहाँ की जलवायु की दशा किस प्रकार से है, वहाँ की भू आकृतियाँ किस प्रकार की है, वनस्पतियाँ किस प्रकार की है, संरचनात्मक गतिविधियाँ किस प्रकार की है, इस पर भी निर्भर करती है कि वहाँ की मृदा किस प्रकार की होगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला आइए, मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है। तो स्वाभाविक है मृदा निर्माण अपक्षय पर ही निर्भर करेगी। अपक्षय पर मृदा निर्माण निर्भर करती है। चट्टानों के टूटने फूटने से भी मृदा निर्माण बड़े स्तर पर होती है। ठीक है, और अपर्दन पर भी निर्भर करती है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछा गया सर्वप्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगला है, मृदा निर्माण की जैविक क्रिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, मृदा निर्माण की जैविक क्रिया पर विचार करना है। पहला, ठंडे जलवायु प्रदेश में तीव्र बैक्टीरियल वृद्धि होने के कारण मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। यह गलत है। अब ठंडे प्रदेश में देखेंगे तो ठंडे प्रदेश में अगर तीव्र बैक्टीरियल वृद्धि होगी तो वहाँ पर ह्यूमस जो है वह एकत्र होगा, ह्यूमस का एकत्रीकरण होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल क्रियाएं धीमी होने के कारण मृदा में ह्यूमस एकत्रित होता है। यह भी कथन गलत है। तो कौन सा कथन सही है, न तो ए सही और नहीं दो सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 7 भी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 7, भू आकृतियां एवं इनका विकास। अब पिछली बार बीपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे तो भू आकृतियों के विकास से संबंधित सवाल पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक हैं, यानी कि अपर्दनकारी और निक्षेपणकारी कारक निम्नलिखित में से कौन कौन हैं।
प्रवाहित जल ठीक है, भूमिगत जल यह भी ठीक है, पवन यह भी ठीक है, हिमनद यह भी ठीक है। यानी कि इसका चारों ऑप्शन सही है, यानी कि एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यह थोड़ा सा आसान प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की ओर आइए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन से कथन सही है इसे बताना है। पवन के बहाव से जब रेत का निर्माण अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होता है तो भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, उसे बरखान कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बरखान का निर्माण आप देखेंगे कि पवन के कारण जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, पवन यानी कि हवा के कारण, वायु के कारण जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनमें बरखान एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पवन के घर्षण से स्थल पर चट्टान के निचले भाग में ज़्यादा अपर्दन होता है, यह भी सही है। पवन के घर्षण के कारण आप देखेंगे कि चट्टान का जो निचला भाग होगा वह अपर्दित होगा। ठीक है, और ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है, यह भी सही है। ठीक है, इस प्रकार चट्टान के कटाव से निर्मित आकृति कुकुरमुत्ते या छतरी के आकार में होती है, जिसे छत्रक शैल के नाम से भी जाना जाता है। और छत्रक शैल भी पवन के कारण निर्मित होने वाले स्थलाकृतियों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोनों सही है। तो कौन सा सही है, 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक निर्माण के कारक के द्वारा समप्राय मैदान का विकास होता है। समप्राय मैदान का मतलब क्या होता है, समतल मैदान। अब आप एग्जाम्पल से बताइए समतल मैदान का निर्माण कैसे होगा। तो स्वाभाविक है कि प्रवाहित जल के कारण समतल मैदान का निर्माण होगा। कैसे, आप नदी की धारा को आपने देखा होगा, नदी में आप जरूर गए होंगे, वहां पर आप देखेंगे कि जो नदियों की धारा जो प्रवाहित होती रहती है, वहां पर आप देखिए किस प्रकार से मृदा का कटाव करते हुए प्रवाहित होती है और एक समतल मैदान का निर्माण होता चला जाता है। ठीक है, तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला ये चौथा नंबर प्रश्न, प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, युवावस्था उथली भी आकार की घाटी, यह बिल्कुल सही है। प्रौढ़ावस्था प्राकृतिक तटबंध, यह गलत है। वृद्धावस्था गोखुर झील, यह भी सही है। तो कौन सा, देखिए यह बेसिकली आप भू आकृति की संरचना जब आप चैप्टर में जाएंगे कि भू आकृतियों का किस किस प्रकार से विकास होता है, तो आप देखेंगे कि भी आकार की, ये नदियों के कारण भी आकार की जो घाटी है वह युवा अवस्था में विकसित होती है और वृद्धावस्था में गोखुर झील का वह रूप ले लेता है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां नदियों द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप बनी होती है। नदियों के अपर्दन के कारण कौन सी स्थलाकृति बनती है। तो जॉर्ज कैनियन, भी आकार की घाटी हो, यू आकार की घाटी हो। ठीक है, गंभीरभूत विसर्प, नदी विसर्प आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नदी वेदिकाएं, यह भी, तो सारे जो है नदियों के अपर्दन के कारण ही बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, आप लोग देखिए कई सारी चीज़ों को याद कर लेंगे आप लोग। नदियों के द्वारा कौन कौन स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे गॉर्ज कैनियन, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, विसर्पाकार नदी का निर्माण। ठीक है, सर्प के आकार का होता है, उसे विसर्पाकार कहा जाता है। तो नदी से स्थलाकृति का निर्माण हो गया। पवन से स्थलाकृति का निर्माण आप लोग याद रखेंगे, बरखान हो गया, छत्रकशिला हो गया जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, या पवन के कारण, हिम के कारण भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसे भी आप लोग याद कर लेंगे। तो ये सभी या तो आप एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए या फिर लूसेंट में भी ये लिस्ट एक जगह पर दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग इसे रट लें। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जल गर्तिका को परिभाषित करता है। जल गर्तिका पोथोलेस, निम्नलिखित में से कौन सा इसे परिभाषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़ों का गर्तों में फंसकर गोलाकार घूमना, यह जल गर्तिका कहलाता है। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टाने टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते रहते हैं, जिसे जल गर्तिका के नाम से जाना जाता है। अब आइए अगले पॉइंट की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों के द्वारा निक्षेपित आकृति से किसका निर्माण होता है। जलोढ़ पंख सही है, डेल्टा यह भी सही है,
प्राकृतिक तटबंध, यह भी सही है। लेकिन जो नदी वेदिकाएं हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है, नदी विसर्प का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन जो नदी वेदिकाएं हैं, नदी वेदिकाएं मुख्यतः नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृति हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर बताया ना कि गॉर्ज क्या है, नदी के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। कैनियन क्या है, नदी के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। उसी प्रकार से नदी वेदिका भी जो है वह नदी के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, जैसे नदियों के द्वारा जो मिट्टी लेकर जाती है तो वह जलोढ़ मिट्टी ही होती है। ठीक है, तो ये इसका कहने का तात्पर्य है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 करेक्ट है। 8वें नंबर प्रश्न की ओर आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है इसे बताना है, सही कथन को बताना है। ठीक है, जब नदी उच्च स्थल से बहती हुई मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहां नदियां अपना मुहाना बनाती है वहां इनका वेग अत्यधिक कम रहता है। यहां पर नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण अधिक होता है, जिससे निर्मित संरचना को डेल्टा कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा, जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ेगा नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक यह बढ़ता रहता है, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए यहाँ पर अधिकांश सवाल जो है वह नदियों के बहाव और नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति से पूछा गया है। जैसे डेल्टा क्या है, डेल्टा का निर्माण नदियों के कारण ही होता है। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे कि उच्च स्थल से निम्न स्थल की ओर अगर मंद ढाल में नदियों का बहाव हो रहा है, मंद ढाल यानी कि धीरे धीरे नदियों का बहाव हो रहा है, तो वहां पर जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त तीनों सही हैं। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन से कथन सत्य है? प्राकृतिक तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से है, बिल्कुल सही है। और इसीलिए हमने बताया अभी कि नदियों के द्वारा, अभी हमने ऊपर बताया था कि जलोढ़ पंख या फिर प्राकृतिक तटबंध या ये सारे जो हैं वह नदियों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। ठीक है, तो बाढ़ के मैदान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में नदियों द्वारा विकसित लूप को विसर्प कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे कि जब बाढ़ आती है तो उसकी कोई एक स्पष्ट धारा नहीं होती है। बाढ़ के कारण आप देखेंगे वेग जो है काफ़ी तीव्र, और जिधर रास्ता मिलता है उस रूप में वह नदियां प्रवाहित होती रहती है। तो इसके कारण विसर्प के आकार का नदी का प्रवाह का निर्माण होता है, यानी कि सांप के आकार का निर्माण होता है। तो दोनों कथन सही है, यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा सी। अगला आइए 10 नंबर, गुम्फित नदी प्रारूप के विकास के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? ठीक है, गुम्फित नदी प्रारूप के विकास के लिए, तो आप गुम्फित नदी के प्रारूप के विकास के लिए आप देखेंगे तो नदी तट पर अपर्दन एवं निक्षेपण और नदी में जलोढ़ की अधिक मात्रा, इन दोनों के कारण गुम्फित नदी प्रारूप का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि 10 का आंसर है बी। निम्नलिखित में से उथली जल की झीलें पलाया किस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृति है? यह फैक्ट्स आपको लूसेंट में मिल जाएगा। पलाया झील का उदाहरण कौन सा है इस टाइप का? ठीक है, तो उथली जल की झीलें पलाया किस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृति है? तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि पलाया का निर्माण होता है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 12 कार्स्ट स्थलाकृति, बहुत आसान प्रश्न है। कार्स्ट स्थलाकृति का निर्माण भौम जल के कारण होता है। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला आइए 13 नंबर, डोलाइन, युवाला तथा लैपिज किसका उदाहरण है? ये तीनों जो है भौमजल के द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियों के बेहतर उदाहरण हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कार्स्ट स्थलाकृति भी जो है वह भी भौमजल के द्वारा ही उत्पन्न होती है, और डोलाइन, युवाला एवं लैपिज जो है वह भौमजल के द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियों का बेहतर उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही है इसे बताना है। पहला, स्टेलैग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, विभिन्न मोटाई के
स्टैलेग्माइट और स्टैलेगकाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं, या भी दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। 15 हिमनद के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। हिमनद के बारे में आपको कौन सा कथन सही है उसे बताना है, ठीक है। पहला है बृहद समतल क्षेत्र पर फैले हुए हिम परत को महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद कहते हैं। तो बिल्कुल सही है कि उसे गिरिपद वर्ड से आप देखेंगे कि पद यानी कि पैर, यानी कि निचले क्षेत्र की ओर। तो बृहद समतल क्षेत्र पर जो फैला हुआ हिम परत होगा उसे महाद्वीपीय या फिर गिरिपद हिमनद के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहला सही है। दूसरा, हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं, यह भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हिमनद के द्वारा अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। पहला, अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं, यह भी सही है। और हिमानीकृत घाटियां अंग्रेजी के अक्षर यू आकार की तरह होती है, यह भी सही है। तो कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई असत्य नहीं है क्योंकि सारे सत्य हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर बताया था कि नदी, पवन, ठीक है, इन सबों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का आप लोग पढ़ लेंगे, उसी प्रकार से हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति भी महत्वपूर्ण है। सर्क हो गया, हॉर्न हो गया, ये सभी उसके द्वारा ही निर्मित होती है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 17 नंबर, पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप क्या कहलाता है। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप क्या कहलाता है, तो हिमोड कहलाता है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिमनद स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबों के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। तो ड्रमलिन इसका आंसर हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप हैं जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबों के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और आज के चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाली चट्टानी तल को क्या कहा जाता है, तो पेडिमेंट कहा जाता है। 19 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला चैप्टर है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। यह थोड़ा सा आसान है, जल्दी जल्दी इसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। तो आप सभी जानते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है। नाइट्रोजन कितना, 28.08% या लगभग 28%। तो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो यह कथन गलत है क्योंकि आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। यह कथन आप देखेंगे तो गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसका हम लोग देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी एवं पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हैं। यह कथन सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 सत्य है। अब देखिए, इसे समझिए। कथन 1 गलत कैसे था, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर तक, ठीक है। तो इसका कथन 1 असत्य था। कथन 2 इसका सत्य हो गया, तो 1 का आंसर हो गया बी। अगला आइए तीसरा नंबर, जलवाष्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जलवाष्प के बारे में कौन सा कथन गलत है। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, यह कथन गलत है क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे जलवाष्प की मात्रा में गिरावट चली जाती है। तो कौन सा कथन गलत है, तो ए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कूट में पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। चौथा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को आपको बताना है। पहला, वायुमंडल में धूल कणों का सबसे अधिक जमाव
उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में होता है, यह सही है। दूसरा, धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ए और बी दोनों कथन सत्य है, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला आइए 5 नंबर प्रश्न। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? बताइए, समताप मंडल जो है जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां पर समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती है। मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में घटित होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है कि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला आइए 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल पर आप देखेंगे ऐसे क्षोभ मंडल का विस्तार जो है विषुवत रेखा पर 13 किलोमीटर के आसपास तक होता है। ठीक है, और ध्रुवों के पास आप देखेंगे तो 8 किलोमीटर तक। ठीक है, ऐसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो मानी जाती है वह 18 किलोमीटर। ठीक है, तो कथन ए सही है। कथन आर, विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है, यही कारण है कि यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वह मोटाई जो है वह ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर दिया हुआ। अगला आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? इस संस्तर में धूल कण एवं जलवाष्प मौजूद होते हैं। इस स्तर में मौसम में परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे ही प्रश्न आ गया कि मौसम में परिवर्तन होता है तो मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वह क्षोभ मंडल में घटित होती है, इसीलिए समताप मंडल जेट विमानों के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है, तो मौसम परिवर्तन आ गया तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। बताइए, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से धरती पर मानव जीवन की रक्षा करती है और यही कारण है कि ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना जाता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट आती है? तो रेडियो तरंगे जो होती है वह आयन मंडल तक जाती है, वहां से वापस पृथ्वी पर लौट आती है। ठीक है, आयन मंडल का जो विस्तार है वह 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होती है और इसमें वायु आवेशित कण पाए जाते हैं जिसे ही आयन कहा जाता है। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल की चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के एमसीक्यू का हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि प्रीलिम्स की तैयारी में यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी की तैयारी के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित विभिन्न मटेरियल आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट गाइडलाइंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।